हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स भी देखने वाले हैं। तो हमारा जो इस सीरीज में जो हमारा वीडियोस था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया था, लाइक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलेरेशन के बारे में डिफाइन किया था। हमने बेसिक डेफिनेशन डिफाइन कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से और कैलकुलस मेथड से, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होने वाले हैं आज हमारे। इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी जब हम लोग डिफाइन करेंगे उसके मोशन के बारे में, या मोशन में जो सारे टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं लाइक पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब, तो हम लोग उस केस में क्या लेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हम लोग स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जिनके बारे में आपको बेसिक आइडिया है लोअर क्लासेस में। पहला होता है वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड t इज द टाइम। नंबर 2, पोजीशन टाइम रिलेशन, r फाइनल माइनस r इनिशियल, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड जो इक्वेशन है वो है हमारा v स्क्वायर, v डॉट v अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर u डॉट u इज इक्वल टू 2a डॉट s। s है आपका डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो ये बेसिक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक और भी इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग nth सेकेंड, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये तो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पढ़ने होते हैं। ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड और 3, इनके बारे में हमें एक बेसिक आइडिया है लोअर क्लासेस में। तो हम लोग ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है 1 2 3, इसको हम लोग डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। तो हम लोग जो डिफाइन किए थे, सबसे पहला जो हमने टर्म डिफाइन किया था, फर्स्ट, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात करता हूं तो मैंने ये डिफाइन किया था, ओके। अगर वेलोसिटी की मैं बात करता हूं तो हम लोग डिफाइन किए थे वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे r बता रहा है पोजीशन, ओके। और एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन किए थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को dv बाई dt, ओके। तो ये दोनों इक्वेशन को हमको यूज करना है, और फाइनली हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करना है। तो ये दोनों इक्वेशंस मैं यूज करने वाले हूं। जो बेसिक मैंने डेफिनेशन दिया था उस डेफिनेशन से मैं इसको यूज करूंगा टू डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहला आपका है v stands for instantaneous velocity is equal to dr upon dt, change in position of the particle with respect to time। एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू है मेरे पास dv बाई dt। अगर इसी इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 में डाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा dv इंटू 1 dv चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर dt टाइम में dv वेलोसिटी चेंज आया, फिर आपका dt टाइम में dv वेलोसिटी चेंज आया, तो आफ्टर टाइम t कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। अगर dt चेंज इन टाइम में आपका वेलोसिटी dv आया, फिर dt चेंज इन टाइम में वेलोसिटी में चेंज dv आया, तो मेरे पास टोटल कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, अगर टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं
dv इज इक्वल टू एक्सलेशन a इंटू टाइम dt हम लोग लिख सकते हैं, इजिली मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? इसको हम लोग इजिली लिख सकते हैं, a इंटू डी टी, इधर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। ओके, तो dv अगर मैं मान लेता हूं जब टाइम हमने लिया था 0, उसमें सपोज पार्टिकल स्टार्ट किया था अपनी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और आफ्टर टाइम t मैं मान लेता हूं इसका वेलोसिटी कितना हो गया v, तो ये आपका लिमिट आ जाएगा dv इज इक्वल टू एक्सलेशन a इंटू डी टी। dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? dv का इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा v, लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, एक्सलेशन चूंकि कांस्टेंट है, अभी हमने बताया ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग स्टडी करते हैं कांस्टेंट एक्सलेशन के साथ करते हैं, तो a अगर आपका कांस्टेंट आ गया तो इसको मैं बाहर कर दूंगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt 0 टू t। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपर वैल्यू रिप्लेस करेंगे v के जगह पे, तो अपर वैल्यू है v, तो v माइनस v विल बी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट माइनस u a, और एक्सलेशन dt यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन dt आपका हो जाएगा t। ओके, लिमिट आप ले सकते हैं 0 से t। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, और यहीं से आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया। ओके, ये दोनों आपको डेफिनेशन यूज करना है। तो नेक्स्ट हम लोग डिराइव करने जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं ये सेकंड वाली इक्वेशन। ओके, तो हम लोग सेकंड के लिए हम लोग ये लेते हैं। क्लियर है? सेकंड वाले के लिए हम ये ले लेता हूं, यहाँ पे पोजीशन में ले लेता हूं, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू मेरे पास है dr बाई dt। सिंपल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और यहाँ पे बता रहा है पोजीशन वेक्टर। अगर किसी भी पार्टिकल का टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता हो तो हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं वेलोसिटी और स्पीड। यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखा हूँ, तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं, मैं 1 डाल देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा dr इज इक्वल टू v इंटू डी टी। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि dt टाइम में जो हमारा है वेलोसिटी सॉरी पोजीशन में जो चेंज आया वो कितना आया है dr। फिर dt टाइम में सपोज मैं मान लेता हूँ पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है dr, चूंकि मोशन में है पार्टिकल तो टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो एक छोटा छोटा टाइम इंटरवल में ले रहा हूँ, इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt द चेंज इन पोजीशन इज dr। फिर से टाइम में चेंज आया dt, पोजीशन में कितना चेंज आया dr, तो टोटल कितना पोजीशन में चेंज आएगा अगर टाइम इंटरवल को हम लोग t ले लें तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करके। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dr हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। लेकिन राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल है, एक वेलोसिटी है एक तुम्हारा टाइम है, तो एक वेरिएबल को मैं हटाऊंगा। तो इसी इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू v, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से जो अभी हमने लाया है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैं रिप्लेस करता हूं, u प्लस ए टी। ओके, और यहाँ पे साथ में क्या है dt। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे u तो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट आता है, सिर्फ टाइम यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया। सपोज मैं मान लेता हूँ टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट किया था, उस समय जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो मैं मान लेता हूँ r इनिशियल है। आफ्टर टाइम t पोजीशन तो चेंज करेगा, पार्टिकल मोशन में है, तो इसकी जो पोजीशन हो गई वो मैं मान लेता हूँ r फाइनल। ओके, तो लिमिट भी मैं ले सकता हूँ इस इंटीग्रेशन में। तो dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dr का इंटीग्रेशन होगा r, लोअर लिमिट है मेरा r इनिशियल, अपर लिमिट है मेरा r फाइनल, और इसको जब हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इस टर्म को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 2 टर्म्स हैं, तो इंटीग्रेशन का रूल है कि इंडिविजुअली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से t u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी 0 से t। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहाँ पे r रिप्लेस होगा अपर लिमिट से r फाइनल, फिर हम लोग माइनस साइन पुट करेंगे, और r रिप्लेस होगा r इनिशियल से, तो यहाँ पे जो मेरा आ जाएगा वो आएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल। u यहाँ पे कांस्टेंट है, क्लियर है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ u इंटू टी प्लस एक्सलेशन एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे t का पावर दिया, t यहाँ पे वेरिएबल है और t का पावर कितना है 1,
तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x टू दी पावर n, डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल में x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे t का पावर 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t का पावर 1 प्लस 1 n प्लस 1, सेम पावर डिवाइड हो जाएगा। लिमिट ले सकते हैं 0 से t, तो 0 वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। और r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये आपका बता रहा है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, 1 प्लस 1 हाफ हो जाएगा, at स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग कैसे यूज करेंगे इस इक्वेशन को। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे। क्लियर? सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से करने के अगर मैं v और a के बीच रिलेशन निकालना चाहता हूँ, यहीं पे मैं कर देता हूँ dv बाई dt में रखा हूँ, और ऊपर से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट ds। चलो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ना रखे, सबसे पहले मैं स्केलर फॉर्म में रख लेता हूँ। चलो एक्सलेशन a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है dv बाई dt। क्लियर? इसको मैं क्या करता हूँ, ds के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या dr के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो dr से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो dr से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्सलेशन सबसे पहले मैंने रख लिया dv बाई dt, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया dr से और डिवाइड भी किया dr से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं dv अपॉन dr। इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं, यहाँ पे आप देखो, इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज। dv बाई dr को एक साथ रख दिया, फिर हमने रख दिया dr बाई dt। ओके, तो dr बाई dt क्या बता रहा है, dr बाई dt बता रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, dr चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा dv बाई dr, और dr बाई dt ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो v इंटू dv आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इंटू डी आर। इसी चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं क्या कहूंगा, जब पोजीशन dr चेंज हुआ तो वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, एक्सलेशन के कारण कितना चेंज आ रहा है, dv। फिर पोजीशन में dr चेंज आया तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, dv। तो विथ चेंज इन पोजीशन कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन v इंटू dv। तो इसी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू dr। ओके, सपोज मैं मान लेता हूँ लोअर लिमिट है, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन बता रहा है आर इनिशियल, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आर फाइनल। वेलोसिटी में चेंज में मान लेता हूँ यू से स्टार्ट हुआ था और वेलोसिटी चेंज करके कितना गया, v। ओके, जब पोजीशन चेंज होके आर इनिशियल से आर फाइनल हो जा रहा है तो वेलोसिटी मेरा चेंज करके यू से क्या हो जा रहा है, v। तो v का पावर यहाँ पे क्या है, 1। तो इंटीग्रेशन का रूल के अनुसार v का पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। लोअर लिमिट मेरा क्या है, लोअर लिमिट मेरा है u, और अपर लिमिट क्या है, v। लोअर लिमिट मेरे पास है u, अपर लिमिट क्या है, v। एक्सलेशन एक कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, dr का इंटीग्रेशन c बचेगा, r इनिशियल से r फाइनल। तो मेरे पास ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। मेरे पास लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट क्या है, v। सो u से v आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, a हम लोग बाहर कर देते हैं, dr का इंटीग्रेशन होगा r, लोअर लिमिट r इनिशियल, फाइनल लिमिट r फाइनल, और अपर लिमिट r फाइनल। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, v के जगह पे अपर वैल्यू हो जाएगा तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस v के जगह पे रिप्लेस होगा लोअर वैल्यू से तो u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a। यहाँ पे आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कोई हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 उधर राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, और r फाइनल माइनस r इनिशियल को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं as 2as। इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू 2a डॉट s। तो ये आपका आया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। क्लियर है? तो ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन मेरे पास आ गए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग nth सेकेंड। जैसे जनरली हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमने इक्वेशन लाया है ये s,
इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका बता रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, कि टी टाइम में कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लेते हैं 10 सेकंड से, कि 10 सेकंड में किसी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेकिन अगर कोई पूछे कि 10वें सेकंड में, 10वें सेकंड करने का मतलब जब टाइम चेंज कर रहा था 10वें सेकंड से 11वें सेकंड में, तो उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, मान लेते हैं अगर टी का वैल्यू में रिप्लेस करता हूं एन के साथ, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, एस एन मेरे पास आ जाएगा यू, एन टी को रिप्लेस करो एन के साथ, यू एन हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए, टी को हमने एन के साथ रिप्लेस किया है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ओके, और एक टाइम में जस्ट उसके पहले वाला लेता हूं, एक सेकंड पहले टी, या एन एक सेकंड बाद भी ले सकते हो। टी इज इक्वल टू अगर एन माइनस वन में रिप्लेस करूं यहाँ पे, तो मेरे पास एस एन माइनस वन आ जाएगा। ओके, यानी एक सेकंड पहले कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल टोटल कितना किया वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। टी रिप्लेस होगा एन माइनस वन के साथ, प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं कि ये 10वें सेकंड में था और ये 9वें सेकंड में था। तो 10वें सेकंड में कितना किया, यानी 9 से 10 के बीच। तो अगर मैं बोलूं का डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग nth सेकंड, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर माइनस u इंटू एन माइनस वन, माइनस प्लस यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, हाफ इंटू ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग nth सेकंड u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, जो कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द nth सेकंड। तो ये हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थे जो मैंने डिस्कस किया, बहुत ही बेसिक है। आपको सिंपली क्या करना है, ये सारे इक्वेशन को अप्लाई करना है। बट आपको कब अप्लाई करना है ये आपको बहुत ही वाइजली चूज करना पड़ेगा। अगेन मैं क्विकली आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके, आप इसको कैसे यूज करने वाले हो। जब आप प्रॉब्लम्स को लेंगे तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लोग फाइंड किए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैं तब अप्लाई करूंगा जब मुझे प्रॉब्लम में दिया हो कि आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी पार्टिकल का कितना है। क्लियर है? अगर एक्सेलरेशन दिया हो और इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा जो मेरे पास इक्वेशन है, जब मुझे पोजीशन कैलकुलेट करना हो और एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो तो मैं ये यूज करूंगा, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, फाइनल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हो और पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल दिया हो तो हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और लास्ट जो इक्वेशन में बताया हूं, ये इक्वेशन तो स्पेसिफिकली तभी हम लोग को यूज करना है जब हमें फाइंड करना हो कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग nth सेकंड, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना हुआ है, ना कि टोटल टाइम में। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 9 सेकंड में कितने, टोटल 9 सेकंड के आफ्टर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो नहीं। अगर कोई पूछे कि 9 सेकंड में ड्यूरिंग दैट 9 सेकंड पीरियड 9 to 10 जब टाइम चेंज कर रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, 5वें से 6ठे सेकंड के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, वो अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। सो ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिससे हम लोग एक क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं अगर आपको पोजीशन और एक्सेलरेशन दिया हो, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम अगर दिया हो, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग nth सेकंड, और यहाँ पे पोजीशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दिया हो, या फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं अगर एक्सेलरेशन और पोजीशन दिया हो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। क्लियर है? अब हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में हम लोग को जनरली क्या क्या स्टडी करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जनरली जो प्रॉब्लम्स वो आते हैं जनरली ये ग्राफ से ही आते हैं। क्लियर है? तो ये आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस काइनेमेटिक्स में, ग्राफ्स को समझना, और सारा चीज हम लोग ग्राफ के साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूं और उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जिसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं।
जैसे अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो v, अगर वेलोसिटी आपको दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, v इंटू डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। क्लियर, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आपको दिया हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन r और s, क्लियर है, तो आप जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे v, वो करोगे v इंटू डी आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी आर। ये है आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी इन टू डिफरेंट सिचुएशन। जब वेलोसिटी दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और जब वेलोसिटी दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं, ये प्रॉब्लम क्या है, द velocity of a particle as a function of time is given by, the velocity of a particle as a function of time दिया हुआ है v is equal to 2t plus 1, ओके, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t क्या है, t आपका है टाइम इन सेकेंड। ये वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, क्लियर। यहाँ पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में कि डायरेक्ट एक वैल्यू दिया हो, ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के दौरान में आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब दिया हो तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ पे टाइम का लिमिट दिया हुआ है, क्योंकि टाइम वेरिएबल है तो टाइम का हम लोग लिमिट ले लेंगे 5 सेकेंड में, 0 to 5, 0 to 5। v का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, v का वैल्यू कितना है 2t प्लस 1 इंटू डी टी, लोअर लिमिट है आपका 0, अपर लिमिट है 5, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन डी टी कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा t 0 to 5, ओके। एक्चुअली v इंटू डी टी आपका क्या बता रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, और डी टी आपको क्या बता रहा है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों टर्म को ब्रेक कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2t 0 to 5 प्लस 1 इंटू डी टी, सिंपली डी टी आएगा 0 to 5। नीचे वाला डिनोमिनेटर में अगर देखें t के जगह पे 5 रखेंगे अपर लिमिट, और t के जगह पे लोअर लिखेंगे 0, तो 5 माइनस 0 ये आपका आएगा 5। इसको सॉल्व करते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, t का पावर क्या है 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा 5, प्लस dt का इंटीग्रेशन सिंपली होगा t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5 डिवाइडेड बाय 5। आपको सॉल्व कर देना है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा t सिर्फ है 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, और हो जाएगा 25 माइनस 0, तो 25 प्लस 5 30/5, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, अब आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सेम आपको क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन के टाइम में दिया हो, पोजीशन x एक्सिस के अंदर 2x प्लस 1 या 2y प्लस 1 या 2z प्लस 1 या 2r प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे टाइम नहीं, अब यहाँ पे आपको x देगा कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक कितना ये एवरेज वेलोसिटी है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज वेलोसिटी का, इंटीग्रेशन v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ पे आपके पास एवरेज वेलोसिटी का ये जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा, क्लियर है। तो ये दो बेसिक आइडिया थे जिसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में हम लोग देखने वाले क्या क्या है वो देखेंगे एक एक करके। तो जनरली हम लोग 3 ग्राफ्स डिफाइन करते हैं, ओके, मतलब 3 कैटेगरीज ऑफ ग्राफ जनरली हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ग्राफ में देखेंगे क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर है। ग्राफ में तो एक मैं बेसिक आइडिया बताऊंगा। तो ग्राफ में सबसे पहले मैं देखूंगा पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके, या इसको हम लोग
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? ये 3 ग्राफ्स हम लोग देखेंगे एक एक करके। क्लियर? और ये सारे ग्राफ देखने के बाद हम लोग फिर देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कैसे हम लोग ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करने का मतलब कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे आप कन्वर्ट करोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये अगर एक ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ तो उसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ्स, फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ्स नॉट पॉसिबल। कौन कौन ऐसे ग्राफ हैं जो पॉसिबल हैं ही नहीं, ग्राफ्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस ग्राफ में हमारे 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ग्राफ देखेंगे इंडिविजुअली, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद है हमारा कौन कौन से ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग कैसे करेंगे। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग एक्सेस लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, मैं एनालाइज करता हूं सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, या आप इसको बोलो ना, अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो इसको आप बोलो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। 1 डायमेंशन में दोनों अगर एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 एक्सिस चूज करते हैं। सबसे पहले मैंने वाई एक्सिस लिया, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस। इसी में सारा मैं एनालाइज करूंगा। वाई एक्सिस में मैंने लिया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन इन मीटर, और एक्स एक्सिस में हमने लिया टाइम। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ओके, और ग्राफ कुछ आपको इस तरह दिख रहा। क्लियर है? मान लेते हैं यहाँ t = 0 पे पोजीशन इस पॉइंट पे था, और पोजीशन पार्टिकल का कुछ इस तरह चेंज हो रहा है। सपोज मान लेता हूं मैं जस्ट ये आपका कोई एक पोजीशन टाइम ग्राफ आया है। चलो मैं क्या करता हूं ना कि मैं मान लेता हूं t टाइम = t1 टाइम पे मैं मान लेता हूं इसका जो पोजीशन था वो मैं मान लेता हूं r1 था। क्लियर? कुछ देर के बाद मान लेते हैं टाइम जब आपका t2 हो गया, ये मैंने टाइम ले लिया। ये टाइम जब आपका चेंज हो गया तो पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल मोशन में इसका जो पोजीशन आ गया है वो कितना आ गया है, r2 आ गया। इसका पोजीशन क्या आ गया है, r2 आ गया पोजीशन। अब आप क्या करो ना, ये पॉइंट मैं डिफाइन कर देता हूं, यानी t1 पे पार्टिकल का पोजीशन पॉइंट ए पे था, और टाइम t2 के बाद और टाइम t2 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या हो गया, b हो गया। चलो ए और बी को हम लोग ज्वाइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट से। ये आपका लाइन है। अब आगे इसको बढ़ाओगे तो देखोगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, ये एंगल जो आपकी है वो क्या है, थीटा। अब देखो ए से जब बी जा रहा है पार्टिकल तो इसका पोजीशन कितना चेंज आया है। अब देखो ये इसका पाथ था, जो आपका ये येलो वाली लाइन दिखा रही है, ये आपका पाथ में चेंज बता रहा है। पोजीशन कितना चेंज आया है, R1 से R2, तो चेंज इन पोजीशन आपका ये बताएगा। क्लियर? ये आपका बताएगा R2 - R1। ओके, ये आपका बताया डेल्टा R। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मुझे पता चल गया, डेल्टा R। चेंज इन टाइम कितना हुआ, T1 - T2, सॉरी T2 - T1।
तो ये जो चेंज इन टाइम आया है वो भी मुझे पता चल गया है। क्लियर है? ये आपका आ गया T2 माइनस T1, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा टी। अब देखो ये वाली जो लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो दो पोजीशन को ज्वाइन करा है ए और बी का, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। क्लियर है? तो आप फाइंड करो तो ये लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप क्या होगा वो बताओ आप। तो इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो स्लोप होगा, स्लोप को हम लोग tan थीटा से डिफाइन करते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं tan ऑफ थीटा। इस ट्राइंगल में आप देख लो, तो ये ट्राइंगल बना है, यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है tan थीटा, थीटा के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर, ये आपका आया डेल्टा आर, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ए से बी में। अगर ए और बी के बीच आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपको एक लाइन से ना फाइंड करोगे, स्ट्रेट लाइन से ना। तो डेल्टा आर पोजीशन में चेंज बताया यानी डिस्प्लेसमेंट, और टाइम में चेंज कितना आया? डेल्टा टी। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या बताता है? एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। इस केस में जो हम लोग डिफाइन किए पोजीशन टाइम ग्राफ में, स्लोप में, वो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। चलो इसी कर्व को अगर एक किसी पॉइंट पे हम लोग किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में लें तो आपको क्या बनेगा? देखो, क्लियर है? इसी में आप ग्राफ में देखो, ये वाई एक्सिस में आपने पोजीशन लिया है, और थोड़ा सा सोचो क्या होगा। पोजीशन मीटर में, और ये हमने टाइम लिया एक्स एक्सिस पे, ये लिया हमने टाइम एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? सपोज मान लेते हैं पार्टिकल का पोजीशन कुछ इस तरह ही चेंज हो रहा है, सेम मैंने चेंज लिया है, इस तरह कुछ करके चेंज हो रहा है। क्लियर? इस तरह कुछ चेंज करके हो रहा है। अगर आप यहाँ, तो मैंने एक टाइम इंटरवल लिया T1 से T2, बट एक किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आप डिफाइन करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे। क्लियर है? तो इस टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना हुआ, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर मैं बोलूं कि बी को मैं खींच के इस कर्व के अलोंग में, ये जो आपके येलो वाली लाइन है, बी को खींच के अगर पॉइंट ए पे मैं ले आऊं, इस पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ। क्लियर है? अगर बी को मैं खींच के इस कर्व के अलोंग में पॉइंट ए के पास में लाऊंगा, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, वो पॉइंट ए पे क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। देखो ना, अगर पॉइंट बी को मैं खींच के पॉइंट ए के पास ले रहा हूं, इस कर्व के अलोंग पे मैं ला रहा हूं पॉइंट ए के पास। ओके, और जब मैं पॉइंट बी को पॉइंट ए के पास में लाऊंगा, तो ये जो हमारी लाइन होगी, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा, बेसिकली ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ए के पास, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट भी ऐसे खींचाएगा, और ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ए पे क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं बी को ए के बहुत क्लोज लाऊं, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, वो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा? एक लाइन सेगमेंट जो है वो पॉइंट ए पे क्या बन जाएगा? टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइम पे, इस पॉइंट पे जो आपका होगा वेलोसिटी, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो इसी केस में अगर आप एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करोगे तो आपको लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट जो कि टाइम इंटरवल, पॉइंट बी को पॉइंट ए के पास ले जाओगे तो ये टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो जाएगा, और ये चेंज इन पोजीशन भी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ओके, यही आपका आएगा जो कि आपका स्लोप है tan थीटा। यहाँ पे स्लोप क्या होगा? टेंजेंट बन जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस यहाँ वेलोसिटी जो होगा वो होगा टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये जो टेंजेंट तुमने ड्रॉ किया है उसका स्लोप कितना है एट अ गिवन पॉइंट पोजीशन टाइम ग्राफ पे, वो आपका बताएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? और यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये आपका बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर मैंने ये कर्व लिया पोजीशन टाइम ग्राफ का, क्लियर है, एक हमने पॉइंट लिया कोई भी गिवन पॉइंट, तो उस गिवन पॉइंट पे उस टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना होगा, वो वेलोसिटी कल आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसी पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वो टेंजेंट का स्लोप क्या है। स्लोप मींस tan थीटा। क्लियर है? वो आपका क्या बताएगा? वो आपका बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ का एक बेसिक आइडिया है। अब ये थीटा सब कुछ डिफाइन करेगा। यहाँ पे हमने tan थीटा क्या बोला? tan थीटा हमने बताया वेलोसिटी, तो ये tan थीटा सब कुछ डिफाइन करेगा कि आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर थीटा को मैं कांस्टेंट ले लूं, यहाँ पे थीटा को मैं अगर कांस्टेंट ले लूं तो मैं क्या बोलूंगा? स्लोप हो गया कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
और थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 90 डिग्री, तो थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर है। तो tan थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर tan थीटा पॉजिटिव है, सबसे पहले अगर थीटा कांस्टेंट, tan थीटा पॉजिटिव तो स्पीड कांस्टेंट। नंबर 2, अगर थीटा पॉजिटिव है, ओके थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब मैं सिंपली मैं बोलता हूँ स्लोप, tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, 0 to 90 डिग्री tan थीटा पॉजिटिव होता है। और अगर tan थीटा नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव। अगर थीटा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा हो, स्लोप आपको पॉजिटिव मिलता जा रहा हो, तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अदरवाइज वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का। अब मैं एक एक करके ड्रॉ करूंगा डिफरेंट सिचुएशंस में पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, डिफरेंट सिचुएशन में पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं, क्लियर है। तो एक बेसिक आइडिया मैंने बताया पोजीशन टाइम ग्राफ का। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, एक ही ग्राफ पे मैं सारा कुछ ड्रॉ कर दूंगा और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम, ओके टाइम इन सेकेंड, और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं पोजीशन, पोजीशन इन मीटर। तो सबसे पहला जो ग्राफ आता है, मैं मान लेता हूं किसी भी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, तो ग्राफ कैसे आएगा। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम बता रहा है, आप इस डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो आप बोलोगे कि टाइम चेंज कर रहा है, इस एक्सिस में अगर आप मूव करोगे तो बोलोगे क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। मतलब इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के पैरेलली, टाइम एक्सिस के पैरेलली अगर आप मूव करोगे तो आप सिर्फ बोलोगे कि सिर्फ टाइम चेंज कर रहा है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर आप इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो, पोजीशन लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, टाइम तो हमेशा चेंज करता है। तो अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, देखो ये वाली मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये लाइन किसके पैरेलल हो गया, ये लाइन पैरेलल हो गया टाइम के। इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है तो मैं बोलूंगा स्टेशनरी है। तो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है v इज इक्वल टू 0। पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है, ओके। यहाँ पे अगर आप इस लाइन का स्लोप अगर फाइंड करना चाहो तो ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, tan 0 इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ही 0 हो गया, तो वेलोसिटी क्या होगा, 0। दूसरा हम लोग देखते हैं ये वाली लाइन, मान लेते हैं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और सीधा निकलते जा रहा है, क्लियर, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन की देखो स्लोप जो है ना, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे ले लो थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, किसी भी लाइन पे। तो थीटा अगर कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, tan थीटा। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ अभी मैंने बताया, अगर स्लोप ही कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट में मैं देखता हूं ये वाली लाइन, देखो ये वाली थोड़ी सी लाइन देख लो, मान लेते हैं पोजीशन अब ऐसे कुछ चेंज हो रहा है, ऐसे करके। तो आप क्या देख रहे हो, अगर यहाँ पे स्लोप अगर फाइंड करना चाहो डिफरेंट पॉइंट पे, यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करना चाहे वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखो ये स्लोप होगा थीटा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी आप फाइंड करो वेलोसिटी, यहाँ पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये स्लोप फाइंड कर लेंगे tan थीटा। यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो देखो ये वाली एंगल क्या कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है थीटा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो सबसे पहला तो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा। साथ में ये मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ओके। दूसरा कब है, ये से मैंने कब ड्रॉ कर दिया, ये देख लो। यहाँ पे अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहो, यहाँ पे देखो स्लोप एक्स एक्सिस के साथ में सब लोग करते हैं, यहाँ पे अगर फाइंड करना चाहो देखो ये पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी एक गिवन पॉइंट पे, ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल क्या है, पहले एंगल ज्यादा था, बाद में एंगल क्या हो रहा है, कम। तो अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, स्लोप भी क्या करेगा, डिक्रीज। और अगर स्लोप डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज। सबसे पहले तो लीनियर कर्व नहीं है, यानी यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं है इस कर्व के लिए, तो थीटा कांस्टेंट नहीं है तो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा। मींस कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और साथ में चूंकि स्लोप टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा,
नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और लास्ट जो आपका ग्राफ बचा है वो कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हो कि मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे किसी भी पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे था, क्लियर, पोजीशन डिक्रीज कर रहा है। इस कर्व का देखो स्लोप, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे, ये वाला लाइन देखो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तुम, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव, और tan थीटा अगर नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन ये वाली लाइन जो है किसी भी पॉइंट पे अगर तुम एंगल फाइंड करना चाहो एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बनाएगा, ये आपका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे इस लाइन के लिए कांस्टेंट है एक्स एक्सिस के साथ। हर एक पॉइंट जो होगा एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, इक्वल एंगल। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, साथ में थीटा क्या है, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ, सॉरी, थीटा मोर देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने 5 ग्राफ्स ड्रॉ किए, 1 2 3 4 और ये 5 ग्राफ्स हमने ड्रॉ किया। और ये 5 ग्राफ्स में हमने देखा ये क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिफरेंट कंडीशंस, क्लियर। और हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं एक जनरल टर्म डिफाइन कर लेता हूं। पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये आपका वेलोसिटी v, सॉरी पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं उसको, मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम है सेकंड में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में है आपका, टाइम है आपका सेकंड में। आप ग्राफ को प्लॉट करो, एक मैं जनरल ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, कोई भी आर्बिट्री ग्राफ ड्रॉ में करता हूँ। वेलोसिटी टाइम के साथ कुछ इस तरह चेंज हो रहा है, चेंज हो गया, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी हम लोग एक पॉइंट लें, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट को ए में मानता हूँ, इस टाइम पे मैं ये टाइम ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी v1। ओके, यहाँ पे जब चला गया, टाइम आपका चेंज कर गया, टाइम आपका हो गया t2, और वेलोसिटी चेंज करके कितना हो गया, वेलोसिटी आपका हो गया v2। वेलोसिटी क्या हो गया, v2। अब मैं देखूंगा कि जब a से b गया है पार्टिकल, a से b जब गया है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज आई है। तो मैं एक लाइन लेता हूं, ये वाली लाइन में ले लिया, देखो ये वाली मैं लाइन लेता हूं, और देखता हूं कि ये लाइन की स्लोप क्या है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे ये एंगल मालूम करना चाहिए, क्लियर है। यानी ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सबसे पहले ध्यान दो कि ए से जब तुम बी जा रहे हो तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। ए पे वेलोसिटी v1 था, बी पे जब पहुंचा वेलोसिटी कितना हो गया, v2। तो वेलोसिटी में देखो कितना चेंज आया है। वेलोसिटी में जो आपका चेंज आया है वो कुछ ये आया हुआ है, ये वाली लेंथ, क्लियर है ना। ये आपका होगा v2 माइनस v1, जो कि आपका है डेल्टा v। और टाइम में चेंज कितना हुआ, ए पे टाइम t1 था, टाइम चेंज करके t2 हो गया जब पार्टिकल b पे पहुंच गया, तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। टाइम में चेंज जो आया है t2 माइनस t1, जिसको आप बोल सकते हो डेल्टा t। अब देखो ये वाली एंगल थीटा है, तो ये वाली लाइन की, ए बी लाइन की जो आपका स्लोप होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एंगल में थीटा ले लेता हूं। तो tan ऑफ थीटा क्या होगा, tan ऑफ थीटा को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। तो ये वाला जो कर्व हमने ड्रॉ किया वेलोसिटी और टाइम के बीच, तो स्लोप ऑफ द कर्व जो होगा चेंज इन वेलोसिटी, देखो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा वी, ओके, और बेस कितना हो गया डेल्टा 2। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये आपका पता है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैं लिखा हूं। अब मैं वही जो मैं लॉजिक लगाया था इसके पहले वाले केस में, अगर v को मैं पॉइंट ए के बहुत क्लोज ले आऊं, तो ये वाली जो लाइन ए बी लाइन है ना, पॉइंट ए पे बन जाएगा टेंजेंट। फिर से सुनो, अगर मैं बी वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट बी है, इसको इसी कर्व के अलोंग में मैं खींच के पॉइंट ए के बहुत क्लोज ले आया हूं, तो फिर जब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए पे टेंजेंट। अब देखो इसी कर्व को देखो यहाँ पे,
इसी कर्व को देखो कि बी को ए के पास खींच के ले आओगे तो ये वाला लाइन सेगमेंट पॉइंट ए पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट। और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा tan ऑफ थीटा। क्लियर है। और ये tan थीटा यहाँ पे बताएगा एवरेज एक्सेलेरेशन ना होके ये बताएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जो इंटरवल हो जाएगा वो वेरी स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो ये सिग्निफिकेंस है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको बताएगा एक्सेलेरेशन। क्या बताएगा, एक्सेलेरेशन। अगर इस केस की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एवरेज एक्सेलेरेशन, यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। क्लियर है। अब उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ हम लोग भी प्लॉट कर सकते हैं। और अगर एक्सेलेरेशन की मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, सॉरी वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dr बाई dt। ओके, तो dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी। क्लियर है। देखो v इंटू डी टी इंटीग्रेशन, इधर आप dr बोलो, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। तो इसी इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन vt। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, dr बन जाएगा r। ओके, डिस्प्लेसमेंट, ओके, या पोजीशन, r इनिशियल से r फाइनल, और v इंटू डी टी। ये v इंटू डी टी क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन। ये बताता है एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी बिटवीन टाइम। सो एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बताएगा, सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व आपको मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन r इनिशियल, फाइनल पोजीशन r फाइनल। तो r फाइनल माइनस r इनिशियल ये आपका बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर अगर आप बोलोगे स्पीड टाइम कर्व तो आपको डिस्टेंस देगा। सिंपल सा आइडिया है। क्लियर। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, क्विकली हम लोग ग्राफ देखते हैं। जो 5 ग्राफ है मैं क्विकली एनालाइज करूंगा। तो यहाँ से स्लोप से ही सारा कुछ आपको पता चलेगा। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप देगा एक्सेलेरेशन। तो अगर स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। तो ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये आपका वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और ये आपका टाइम किसमें आ गया, सेकेंड में। तो ये आपके ग्राफ्स हैं। पहला वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है, टाइम चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। वेलोसिटी v हो गया कांस्टेंट, और वेलोसिटी v अगर कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0। क्लियर है। यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ इंक्रीज कर रहा है क्योंकि थीटा क्या है, कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट, tan थीटा स्लोप ऑफ दिस कर्व कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। जिस तरह मैं पहले बताया था, ये अगर आप देखोगे तो एक्सेलेरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे देखोगे एक्सेलेरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कांस्टेंट एंगल नहीं बनाएगा। और लास्ट में यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसका स्लोप जो होगा यहाँ पे देखो ये वाली कर्व की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो ये 5 कब हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलेरेशन 0, ए कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और साथ में यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप ही यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन एक चीज है कि कांस्टेंट है, क्योंकि ये थीटा हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट। तो ये है आपका वेलोसिटी टाइम कर्व। मैंने सारा कुछ एनालाइज कर लिया। इसका जो स्लोप होगा वो देगा एक्सेलेरेशन, और वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी टाइम कर्व था। लास्ट में हम लोग देखते हैं एक्सेलेरेशन टाइम कर्व। ओके, तो वैसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलेरेशन टाइम कर्व। क्लियर है। एक्सेलेरेशन टाइम कर्व, तो एक्सेलेरेशन टाइम कर्व क्विकली देखते हैं हम लोग। वैसे ही जैसे मैं एनालाइज किया था, यहाँ पे हम लोग एवरेज जर्क बोलते हैं। अगर एक्सेलेरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम सेकेंड में। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सेलेरेशन टाइम के साथ चेंज करता है, वैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन a1 था, यहाँ पे एक्सेलेरेशन a2 हो गया। तो यहाँ पे एवरेज जर्क डिफाइन करते हैं। टाइम t1 ये आपका टाइम t2, यहाँ पे एक्सेलेरेशन a1, यहाँ पे एक्सेलेरेशन a2, और इस दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो इसका जो स्लोप होगा
वही आपका क्या बताएगा, एवरेज जर। चेंज इन एक्सलेशन ये आपका बताएगा A2 माइनस A1 डेल्टा T बताएगा, और ये बताएगा T2 माइनस T1 डेल्टा T। तो यहाँ पे एवरेज जर हो जाएगा चेंज इन एक्सलेशन बाय चेंज इन टाइम, और पॉइंट बी को पॉइंट ए के वेरी क्लोज ले जाओगे तो होगा आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस जर। अब एक्सलेशन टाइम ग्राफ में दो ही कर्व हम लोग जनरली प्लॉट करते हैं। जनरली हम लोग मोशन स्टडी करते हैं फॉर कांस्टेंट एक्सलेशन, सो एक्सलेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका टाइम टी। क्लियर है? तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये आपका आएगा टाइम एक्सिस के पैरेलल, यानी एक्सलेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। टाइम चेंज कर रहा है लेकिन एक्सलेशन कांस्टेंट है। दूसरा एक्सलेशन क्या है, यूनिफॉर्म रेट के साथ क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे स्लोप चूंकि कांस्टेंट है तो यहाँ पे जर कांस्टेंट होगा बेसिकली। अगर थीटा आपका कांस्टेंट है, ये आप बोल सकते हो कि टाइम के साथ यूनिफॉर्मली एक्सलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये दो कब होते हैं। अगर मैं बताता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है, सॉरी एक्सलेशन a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू dt। अगर इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू dt। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। तो एक्सलेशन टाइम कर्व के अंदर का एरिया क्या बताएगा, dv। dv इंटीग्रेशन हो जाएगा v, अगर लोअर लिमिट लियो u, फाइनल लिमिट लियो v, तो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स भी लेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। थैंक यू एवरीवन।